14 जुलाई को पेरिस की उत्तेजित भीड़ ने बस्तिये अर्थात बेस्टिल नाम के प्राचीन किले पर हमला बोल दिया और पेरिस नगर के पूर्वी छोर पर स्थित इस किले का सैनिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कोई महत्व नहीं था, किंतु जेल के रूप में वे काफी बदनाम हो गया था और राजा की शक्ति तथा अत्याचार का प्रतीक भी ये क्षेत्र जो समझा जाने लगा। वाल्तेर और मिराबो जैसे प्रसिद्ध नेता भी इस जेल खाने में बंद किए गए थे और इस पर हमला करके क्रांतिकारी लोग राजा को जनता की शक्ति का परिचय देना चाहते थे और कुछ घंटों की घमासान लड़ाई और रक्तपात के बाद भीड़ ने बस्तिये नगर जो था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। राजा चाहता तो भीड़ को दबा भी सकता था, परंतु दया और डर के कारण वे कोई बड़ा ऐसा कदम नहीं उठा पाया और इस घटना का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। दूसरी बार जनता ने निरंकुश शासन पर विजय प्राप्त की थी। अब संविधान सभा अपने को ज्यादा मजबूत समझने लगी और क्रांति पर पेरिस का नियंत्रण हो गया। 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित कर दिया गया और फ्रांस के बोरबोन राजाओं ने पुराने सफेद झंडे के स्थान पर लाल, सफेद तथा नीले रंग का एक नया तिरंगा झंडा अपना लिया और 3 दिन बाद लुई 16 ने राजधानी में प्रवेश किया और उसने इन सब परिवर्तन जो उनको स्वीकार कर लिया और बस्तिये के पतन ने फ्रांस के विभिन्न हिस्सों में क्रांति की लहरें उठने लगी। शहरों में नई तरह की म्यूनिसिपल सरकार और सुरक्षा दल का संगठन होने लगा। देहातों में किसानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और सामंतों के कागजात जला डाले और जहां तहां मारपीट मच गई और इस तरह यद्यपि कानून सामंत प्रथा समाप्त नहीं हुई, फिर भी व्यवहार में इसे समाप्त कर दिया और जुलाई के अंत तक क्रांतिकारियों का विध्वंस कार्य बढ़ता ही गया और कई जगह अन्न और हथियार के भंडार जो उनको लूट लिए गए या फिर उनको नष्ट कर दिए गए। फिर नेक्स्ट बात आती है कि संविधान सभा जो उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, जिसमें पहली बात आती कि जितने भी विरोधी जो थे उनका अंत किया गया। कि अगस्त के महीने में संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और 4 अगस्त की रात को कुलीन वर्ग और पादरियों के प्रतिनिधियों ने अपने सामंतवादी विशेष अधिकार जो उनको समाप्त कर दिया और ये काम उन्होंने अपनी इच्छा से किया। गांव के पादरियों ने अपने शुल्क जो उनको त्याग दिए और न्यायाधीशों ने अपनी उपाधियां और सम्मान छोड़ दिए। शिकार तथा धर्मांश वसूल करने के अधिकार भी समाप्त कर दिए गए और रात भर अधिवेशन चलता रहा और लगभग 30 ऐसे अध्यादेश जारी किए गए जिनके परिणाम अचानक ही ऐसा सामाजिक क्रांति हुई कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की और सभी फ्रांसीसी नागरिकों के लिए समान रूप से राजकीय सेवाओं के द्वार उन्मुक्त कर दिए गए और वर्ग जनित भेदभाव जो उसको भी मिटा दिया। तो इस प्रकार से ये विशेष अधिकार जो थे, जो फर्स्ट और सेकंड जो दल जो था, वर्ग जो था, उसको जो विशेष अधिकार मिले गए थे उनको समाप्त कर दिया गया और सभी को समानता का अधिकार एक प्रकार से दे दिया गया। नेक्स्ट बात है हिंसा का अब एक नया दौर शुरू हुआ कि विशेष अधिकारों के अंत की घोषणा तो कर दी गई, परंतु औपचारिक रूप से इसे कानून का रूप देने में अभी बहुत ज़्यादा समय लग सकता था और ये साधारण सी बात सामान्य लोगों के समझ में नहीं आ पाई और कुछ समय बीत जाने पर भी उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं नजर आया तो पुराने लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लोगों को डर था कि कहीं उनका संघर्ष और बलिदान व्यर्थ न चला जाए और जो कुछ प्राप्त हुआ वो उनसे खो ना जाए, उस पर पानी फिर ना जाए, क्योंकि राजा का भाई और बहुत से कुलीन फ्रांस को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए थे और वहां के शासकों की सहायता से क्रांति को कुचलने की योजना बना रहे थे और कुछ क्रांतिकारी नेता भी अफवाहें फैलाकर अव्यवस्था जो उसको या गड़बड़ी जो बढ़ा रहे थे और लोगों की आशंका का मुख्य कारण ये था कि संविधान सभा द्वारा 4 अगस्त को पारित प्रस्तावों पर राजा ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी थी और लोग सोच रहे थे कि राजा भी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। 5 अक्टूबर को वर्षा के उपरांत भी पेरिस की 6 से 7 हजार महिलाएं वर्षाए जा पहुंची और हमें रोटी दो का नारा बुलंद किया। 6 अक्टूबर को प्रातः भीड़ ने शाही महल के फाटक तोड़ दिए और कुछ रक्षकों को मार दिया और महल पर अधिकार जमा लिया। राजा और उसके परिवार को पेरिस आने पर मजबूर किया और अब उसका नारा था, अब रोटी पकाने वाला राजा अर्थात उसकी स्त्री और उसका बच्चा हमारे बीच में है, अब हमारी रोटी की समस्या हल हो जाएगी। और पेरिस में राजा परिवार को ट्यूलरीज के पुराने महल में रखा गया और संविधान सभा भी पेरिस में आ गई। अब राजा पेरिस की भीड़ का बंदी बनकर रह गया और क्रांति का नेतृत्व उसके बूते की बात नहीं रही थी। नेक्स्ट बात आती है कि मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। 26 अगस्त को राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकार जो उनकी घोषणा की और यह जरूरी समझा गया कि संविधान से पहले इस तरह की घोषणा स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार का विरोध, ये सब जनता के अधिकार घोषित किए गए और जनता की प्रभुसत्ता को मान्यता दी गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आदमी जन्म से ही स्वतंत्र रहता है और अधिकारों की समानता रखता है। स्वतंत्रता की व्यवस्था इस तरह की गई कि एक मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरे की बाधक
ना बने। अब किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। कानून के सामने सबको समान कहा गया। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने और प्रकाशन की स्वतंत्रता दी गई। बस शर्त यह कि वो किसी प्रकार के कानून और कानूनी सीमा जो उसका उल्लंघन नहीं करे। इस घोषणा पत्र में कुल 17 धाराएं थी जो कि 18वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती थी। इन पर अमेरिकन संविधान की अधिकतर संबंधी धाराओं का प्रभाव था और जनता की प्रभुसत्ता को जितना महत्व अभी दिया गया उतना शायद पहले कभी नहीं दिया गया। इस घोषणा पत्र के द्वारा क्रांति का एक निश्चित ध्येय और कार्यक्रम तैयार किया गया और ग्रांड टेम्परल के शब्दों में कहा गया कि यह घोषणा क्रांति के उज्जवल रूप का परिचायक है। इसके बिना यह यूरोपीय इतिहास इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वस्तुतः इसमें उन सभी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया जिनके आधार पर राष्ट्रीय असेंबली पूरी फ्रेंच शासन प्रणाली का सुधार करना चाहती थी और दूसरा ये कि अधिकारों की घोषणा थी कि कर्तव्यों की नहीं। इनमें कई नई मांग जो उनके पर भी बल दिया गया और एक अच्छी शासन प्रणाली की स्थापना करने के लिए जिन राजनीतिक, संवैधानिक तथा सामाजिक अधिकारों की आवश्यकता होती उनका भी इसमें उल्लेख किया गया था। तीसरी बात है कि यह मनुष्य मात्र के अधिकारों की घोषणा थी। दुनिया के किसी भी भाग में लोग इसे लागू कर सकते थे और फ्रांस ने अपनी इस घोषणा के द्वारा पड़ोसी निरंकुश शासकों को बहुत बड़ी चुनौती दी और पूरी 19वीं सदी में यह उदारता का चार्टर समझा जाता रहा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, जैसे राष्ट्रीय असेंबली ने अन्य बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने दंड विधान में जो परिवर्तन किया और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी और क्रांति के शुरू में ही प्रोटेस्टेंट को नागरिकता का अधिकार दिया गया और 1791 में ये अधिकार फ्रांस के यहूदी लोगों को भी दिया गया। धार्मिक संप्रदायों को सहिष्णुता की गारंटी दी गई, परंतु मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों को भी कोई स्थान नहीं दिया गया और फ्रांस में सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि इसके लिए कर देने और संपत्ति के स्वामित्व होने की योग्यता जो वो जरूरी थी। जिसके पास में संपत्ति होती थी उसी को कर देने और जो कर देता था उसी को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया।